हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फिजियोलॉजी की, और फिजियोलॉजी में हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा से संबंधित होंगे। तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फैलोपियन नली कहलाती है, फैलोपियन नली को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अंडनली, गर्भाशय, एम्यूली या एंडोमेट्रियम। तो क्या कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब को? ऑप्शन इसका ए सही होगा, अंडनली। अंडनली यानी कि ओविडक्ट, ठीक है, ओविडक्ट भी इसे कहा जाता है। और यदि इसके बारे में जाने तो यहाँ पर इसकी पिक्चर है, देखिए ये आपका यूट्रस है और यूट्रस के दोनों साइड ऊपरी हिस्से में फैलोपियन नली होती है, जो कि संख्या में कितनी है? 2 है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों साइड है ये आपके, ठीक है। तो ये दोनों तरफ निकलती है, फैलोपियन नली जो होती है दोनों तरफ निकलती है। इसे ही फैलोपियन नली को और क्या कहा जाता है? ओविडक्ट कहा जाता है, हिंदी में अंडनली। फैलोपियन नली को हिंदी में डिंबवाहिनी कहते हैं। यूट्राइन ट्यूब इसे कहते हैं, यानी कि गर्भाशय नलिका इसे कहते हैं, ठीक है। और क्या इसमें याद रखना है, यदि इसकी कभी लंबाई पूछ ले तो 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। मोटाई व्यास यदि पूछ ले तो 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब। और इसमें आपका एक क्वेश्चन और पूछा गया था, फैलोपियन ट्यूब जो है इसके पार्ट्स पूछ लिए गए थे। तो एक होता है इसमें इस्थमस, एक होता है इसमें एम्प्यूला और एक होता है इसमें इन्फ्यूडिब्यूलम, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा भी गया था यहाँ से। तो ऑप्शन आपका ए सही है, फैलोपियन नली को अंडनली यानी ओविडक्ट भी कहते हैं, यूट्राइन ट्यूब यानी गर्भाशय नलिका भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलन तंत्र है, चलन तंत्र कौन सा होगा? ऑप्शन है उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, लसिका तंत्र। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र कैसा होता है? चलन तंत्र होता है, ठीक है। और तो कोई ऐसा है नहीं कि जो चल सके, ठीक है। तो आपका कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम, चलन तंत्र इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि दिमाग में स्थित होती है? ब्रेन में कौन सी जो ग्रंथि है, ग्लैंड है, कौन सी स्थित होती है इनमें से? ऑप्शन है एड्रिनल, थायराइड, पैराथायराइड या पिट्यूटरी। तो कौन सी ग्लैंड है जो कि ब्रेन में स्थित होती है? यदि बात की जाए तो पिट्यूटरी जो होती है ये कहाँ पर होती है? ब्रेन में, जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? पीयूष ग्रंथि कहते हैं। एड्रिनल जो होती है ये कहाँ पर होती है? किडनी, जो किडनी होती हैं दोनों उनके ऊपर स्थित होती है, संख्या में 2 होती हैं ये, ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि के बारे में हम लोग पढ़ भी चुके थे, जिसके 2 पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला, ठीक है। थायराइड ग्रंथि की यदि बात करें, थायराइड ग्रंथि लिरिक्स यानी स्वर यंत्र और श्वास नली में स्थित होती है, ठीक है। और ये थायराइड ग्लैंड जो होती है ये 2 हार्मोन स्रावित करती है, T4 और T3 यानी थायरोक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन, ठीक है। पैराथायराइड ये भी आपकी कहाँ स्थित होती है? ये भी आपकी थायराइड के पास में स्थित होती है। तो ऑप्शन इसका डी सही है, जो कि ब्रेन में स्थित है। नेक्स्ट है, जख्म होने की स्थिति में रक्त जमने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली प्लेटलेट्स की संख्या प्रतिशत में होती है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है, एक तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से एक आपका जो कार्य है वो पता चल जाएगा। प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? रक्त जमने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो 1.5 लाख से करीब 4 लाख इनकी संख्या होती है। प्लेटलेट्स का एक और नाम होता है, कौन सा पूछ लिया जाता है? तो थ्रोम्बोसाइट इन्हें कहा जाता है, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स इन्हें कहा जाता है। व्यास यदि इनका पूछ ले 3 से 4 4 होता है, ठीक है। व्यास इनका। जीवन काल कितना होता है? जीवन काल होता है इनका 5 से 9 दिन, ठीक है। 5 से 9 दिन का इनका जीवन काल होता है। लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है, आप सुन लिया करें, ठीक है। तो 5 से 9 दिन का इनका जीवन काल होता है। निर्माण कभी इनका पूछे तो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, और अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो की जो हिमेटोब्लास्ट कोशिका होती है वहां पर। और इनका कार्य क्या होता है? ब्लड का थक्का ये बनाती हैं प्लेटलेट्स। दूसरा नाम इनका थ्रोम्बोसाइट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, तो क्या होती है? वृक्क यानी कि किडनी जो है उनकी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? ऑप्शन है न्यूरॉन होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं, डेंड्रॉन होते हैं या एक्सोन होते हैं। तो कौन सी होती है? तो देखिए
ये जो वृक्क है, इनकी जो रचनात्मक कार्यात्मक इकाई होती है ये कौन सी होती है? नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन होते हैं। न्यूरॉन और डेंड्रॉन और एक्सॉन, इनका संबंध किससे है? ब्रेन से है। ठीक है, और जो नेफ्रॉन है ये क्या है? वृक्क की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कंफ्यूज नहीं होना है न्यूरॉन और नेफ्रॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्मोनरी शिरा रक्त का संचार करती है। जो पल्मोनरी शिरा यानी पल्मोनरी वेन्स होती हैं, ये कैसे रक्त का संचार करती हैं? ऑप्शन है, अशुद्ध रक्त हृदय को भेजती हैं, शुद्ध रक्त हृदय को, या अशुद्ध रक्त हृदय से लाती हैं, या फिर शुद्ध रक्त हृदय से लाती हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है, ये है आपकी ब्लड वेसल्स यानी रुधिर वाहिनियां, जिसमें आपको तीन चीज हमें पढ़नी होती है। एक होती है आपकी आर्टरी, एक होती है वेन्स। आर्टरी यानी धमनियां, वेन्स यानी कि शिराएं, और ये आपकी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, जिन्हें हम रुधिर केशिकाएं कहते हैं। ये जो आपकी आर्टरी है, कलर यहाँ पर रेड आपको दिख रहा है, यानी कि ब्लड जो है प्यूरिफाई है, इसमें शुद्ध रक्त इनमें बह रहा है। आर्टरी की बात हो रही है यहाँ पर सिर्फ। ठीक है, वेन्स जो ब्लड यहाँ पर दिख रहा है आपको कैसा है? ब्लड ब्लू है, यानी कि ये कैसा ब्लड है? अशुद्ध। ठीक है, अशुद्ध ब्लड है जो कि वेन्स में है, और आर्टरीज में कैसा है? जो कि शुद्ध रक्त है। अब ये जो धमनियां होती हैं, इनका कार्य क्या होता है? हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में वितरित करना। ठीक है, प्योरीफाई जो ब्लड है हार्ट से ले जाकर ये पूरी बॉडी में भेजती हैं। ठीक है, और जो वेन्स होती है इनका कार्य क्या होता है? तो ये विभिन्न अंगों से यानी सभी अंगों से क्या करती हैं? ब्लड को एकत्रित करती हैं और कहाँ पर पहुंचाती हैं? फेफड़ों तक। फेफड़ों से हृदय की ओर ये बहता है। ठीक है, यदि इसमें पल्मोनरी लग जाए तो उल्टा हो जाता है। पल्मोनरी शिरा यानी पल्मोनरी वेन्स में कैसा ब्लड होता है? शुद्ध रुधिर। ठीक है, शुद्ध ब्लड होता है। और यदि आर्टरीज की बात की जाए, पल्मोनरी आर्टरी पूछ ले आपसे, पल्मोनरी आर्टरी तो अशुद्ध रक्त होता है, तो इसमें उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था पल्मोनरी शिरा का था, तो पल्मोनरी शिरा में कैसा ब्लड होगा? शुद्ध होगा। ठीक है, शुद्ध होगा, और जो कि कहाँ से? पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रुधिर जो होता है फेफड़ों से हृदय की ओर जाता है। ठीक है, फेफड़ों से हृदय की ओर, तो इनमें कैसा होता है? शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कण से उत्पन्न रोग निरोधक क्षमता निम्नलिखित में से किस कोटि के अंतर्गत आती है? व्हाइट ब्लड सेल्स की यहाँ पर बात हो रही है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनमें जो उत्पन्न रोग निरोधक क्षमता होती है वो किस कोटि के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है, कृत्रिम रोग क्षमता होगी। इम्यूनिटी की यहाँ पर बात हो रही है। इम्यूनिटी जो होती है, हमने कई टाइप की इम्यूनिटी आपका पढ़ा था, ये आपका पीजीटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए आपकी जो इम्यूनिटी वाली क्लास थी वो सभी एग्जाम्स के लिए थी, वो आपको पढ़नी चाहिए जितने भी आप पीजीटी के स्टूडेंट्स हैं या टीजीटी के। दूसरी है, अर्जित रोग क्षमता एक्वायर्ड है या फिर कृत्रिम है, मतलब अर्जित की हुई है, प्राकृतिक है या नेचुरल, मतलब नेचुरल है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए WBC जो है कृत्रिम तो होगी नहीं, आपने अर्जित नहीं किया है उसको। ठीक है, अर्जित भी नहीं किया है। अर्जित करने का मतलब होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आपको कोई बीमारी हुई, उसके बाद आप ठीक हो गए, तो कुछ ऐसे रोग निरोधक इम्यूनिटी जो होती है वो डेवलप हो जाती है। कृत्रिम में आपने कुछ वैक्सीन वगैरह का यूज करवाया, उसके थ्रू आपको इम्यूनिटी मिली। लेकिन प्राकृतिक रोग क्षमता जो है WBC जो है प्राकृतिक रोग क्षमता है, ये नेचुरली आपकी बॉडी में है, ब्लड में WBC होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यदि बात की जाए WBC की, तो WBC में केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, WBC जो होती है इनमें केंद्रक पाया जाता है, प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, और क्या याद रखना है? इन्हीं को ल्यूकोसाइट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इन्हीं को? ल्यूकोसाइट। WBC का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। दूसरे नाम भी इनके आपको याद रखने हैं। यदि पूछ ले इनका व्यास भी आपका एग्जाम में पूछा गया है, तो इनका जो व्यास होता है वो कितना होता है? 19 से 520। और क्या याद रखना है आपको? और मनुष्य में इनकी संख्या कितनी होती है? लगभग 5 से 8 हज़ार के आसपास होती है। क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं,
वहाँ पर आपको 4 से 11 भी मिल जाएगा, कहीं आपको 4 से 10 भी मिल जाएगा। तो जब आप ऑप्शन देखेंगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इनकी संख्या और एवरेज कितनी बताई जाती है। 5 से 8,000 बताई जाती है और ये एंटीबॉडीज बनाती हैं, ठीक है। रंगहीन होती है यानी वाइट होती हैं, इनमें कोई भी पिगमेंट नहीं होता, वाइट कलर की ये होती हैं, इसलिए इन्हें वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। एंटीबॉडीज ये बनाती हैं। जीवन काल यदि पूछ ले तो 10 से 13 दिन का इनका जीवन काल होता है। तो बस इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जन्म के समय लड़कों के हृदय की धड़कन की दर होती है। तो जन्म के समय लड़कों की हृदय की धड़कन कितनी होती है? ऑप्शन है 130 पर मिनट, 110 पर मिनट, 150 पर मिनट या 40 पर मिनट। तो कितनी होती है? 130 पर मिनट होती है। यहाँ पर आप चार्ट में देख लीजिए, जन्म के समय बालक और बालिका, बालक की 130 धड़कन पर मिनट होती है, बालिका की 144 धड़कन पर मिनट, ठीक है। 3 वर्ष का वो हो जाएगा 95 हो जाएगी और बालिका की 90 हो जाएगी। 9 वर्ष का हो जाएगा तो 80 दोनों में सेम होती है। 13 वर्ष का हो जाएगा तो 73 और 76, ठीक है। तो ये होता है। नेक्स्ट है, अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम कौन से हैं? तो कौन से एंजाइम हैं जो कि अग्नाशय में पाए जाते हैं? देखिए, यदि हम अग्नाशय की बात करें तो कौन से हैं इसमें? तो रेनिन और पेप्सिन जो होते हैं ये आपके स्टमक यानी अग्नाशय में पाए जाते हैं। स्ट्रिप्सिन की यदि बात करें, काइमोट्रिप्सिन की यदि बात करें, काइमोट्रिप्सिन ये आपका कहाँ पे? ड्यूडिनम, ग्रेनी, ठीक है। एमाइलेज जिसे हम ट्रिप्सिन कहते हैं ये कहाँ पर? माउथ कैविटी में। तो इनको भी आप ध्यान में रखिएगा, क्लास मैंने इनकी भी आपको कराई हुई है। नेक्स्ट है, हार्मोन्स निकलते हैं। हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं? ऑप्शन है वाहनीहीन ग्रंथि, सैलिवरी ग्रंथि, यकृत से या फिर पेट से। देखिए, जो हार्मोन्स हम ग्लैंड पढ़ते हैं, ग्लैंड जो होती हैं कितने टाइप की आपकी ग्लैंड्स होती हैं? 3 टाइप की, ठीक है। 3 टाइप की होती हैं। एक होती है एक्सो, एक होती है एंडो और एक होती है मिक्स। ये आपकी ग्लैंड्स है तीनों, ठीक है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, ये वाली जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं ये कौन सी होती हैं? बाह्यस्रावी ग्रंथियां। ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनका स्राव वाहनियों के द्वारा होता है यानी कुछ नलिकाओं के द्वारा होता है। इनमें कुछ नलिकाएं होती हैं जिनके द्वारा इनका सिक्रेशन होता है, ठीक है। यानी कि ये कैसी हो गई? नलिका वाली होगी, वाहनी वाली हो गई, ठीक है। और इनमें कौन कौन से आपके आ जाते हैं? इन्हें हम डक्ट ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं? वाहनी में ग्रंथि, यानी जिनमें वाहनियां हैं, नलिका है, डक्ट ग्लैंड जिन्हें हम बोलते हैं। इनमें आपकी जैसे लीवर हो गया, ठीक है, लार ग्रंथियां हो गई, अग्नाशय हो गया, ये सब आ जाते हैं। एंडोक्राइन जो है, एंडोक्राइन कौन सी होती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां, जहां से कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। जैसे कि कौन कौन से हार्मोन्स हो गए आपके? थायराइड हार्मोन्स हो गया, ठीक है, और भी जितने हार्मोन्स होते हैं वो, ठीक है। और ये जो कौन सी ग्लैंड होती हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गई, वो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आती हैं मिक्स में, ठीक है। तो ये तीनों आपकी हो गई। इसके बाद यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? वाहनीहीन ग्रंथि। वाहनीहीन ग्रंथि से हार्मोन्स निकलते हैं, जबकि एक्सोक्राइन जो होती हैं, वाहनी वाली जो ग्रंथि होती है, यहाँ से कुछ ना कुछ एंजाइम्स निकलते हैं। मिक्स से आपका एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन्स भी निकलता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। समझ में आ गया ना? ग्लैंड जो है आपकी 3 है, एक्सो, एंडो और मिक्स। एक्सो जो है वो बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं, नलिका होती है उनमें, डक्ट ग्लैंड भी उन्हें बोलते हैं, जहां से कुछ एंजाइम्स आपके निकलते हैं। जैसे लीवर से कुछ एंजाइम्स, लेवरी ग्लैंड से जैसे आपका एमाइलेज हो गया, अग्नाशय से आपके हो गए ट्रिप्सिन, पेप्सिन वगैरह, ठीक है। एंडोक्राइन जहां से आपके हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका हार्मोन्स निकला, थायराइड ग्लैंड से, एड्रिनल से, तो ये सभी हो गए। मिक्स से आपका हार्मोन्स भी निकलता है और आपका एंजाइम भी निकलता है। नेक्स्ट है, श्वसन का रुक जाना कहलाता है। यदि श्वसन जो है वो रुक जाएगा, रेस्पिरेशन रुक जाएगा, तो क्या कहलाएगा? एपनिया, डिस्पेनिया, एनीमिया या उपरोक्त में से सभी। तो क्या कहलाएगा यदि ऐसी कंडीशन हो जाएगी? तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा, एपनिया कहलाता है। श्वसन का रुक जाना एपनिया कहलाता है। सांस लेने में तकलीफ होना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये क्या कहलाता है? डिस्पेनिया कहलाता है, ठीक है। सांस रुक जाना एपनिया,
सांस लेने में तकलीफ होना, डिस्पेनिया, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ऐसी टर्म्स भी पूछी जाती हैं एग्जाम में। एनीमिया, आपको पता ही है ब्लड की कमी, ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने वाला वाहक कौन सा होता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन ले जाने वाला वाहक, ऑप्शन है कैल्शियम, फास्फोरस, हीमोग्लोबिन या ग्लोबिन। तो देखिए हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन को लाना ले जाना, इसका कार्य होता है, ठीक है। क्या कार्य होता है इसका? ऑक्सीजन को लाने ले जाने का इसका कार्य होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन होता क्या है? तो आरबीसी में आयरन युक्त प्रोटीन होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड का परिवहन यानी सर्कुलेशन करता है, इसके सर्कुलेशन में भाग लेता है। और ये क्या करता है? ऑक्सीजन को अवशोषित करेगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। क्या करता है ये? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो है ये आपका क्या करेगा? दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड सर्कुलेशन द्वारा सेल्स में पहुंचेगा और वहां जाकर ऑक्सीजन को मुक्त कर देगा, ठीक है। क्या होगा? जहां पर भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी वहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा सेल्स तक पहुंच जाएगा। तो ये आपको समझ आया कि हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और जहां पर भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है बॉडी के जिस भी पार्ट में, वहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा पहुंचेगा और ऑक्सीजन को मुक्त कर देगा। तो ये हीमोग्लोबिन का आपका कार्य क्या हुआ? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में भाग लेता है, सर्कुलेशन में भाग लेता है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है, तो कौन सा है? ऑप्शन है प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, सेतु या सुषुम्ना शीर्ष। तो देखिए जो प्रमस्तिष्क है इसी को क्या कहते हैं? सेरिबेलम कहते हैं, सॉरी सेरिब्रम कहते हैं, ठीक है। सेरिब्रम, अनुमस्तिष्क जो है इसे सेरिबेलम कहते हैं, ठीक है। समझ आ गया ना? प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम, अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात कर रहे हैं हम शरीर संतुलन में सहायक कौन सा होगा, तो जो अनुमस्तिष्क है ये आपका शरीर संतुलन में सहायक होता है, ठीक है, शरीर संतुलन में सहायक होता है। वहीं प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम की हम बात करें तो इसका कार्य क्या होता है? सोचने, समझने, सुनने, स्पर्श करने, गर्म ठंडा आपको लगता है, स्वाद आपको किसी भी खाने में आता है, गंध आना, तापमान का पता चलना, ठीक है। तो ये सभी अनुभव कौन कराता है? प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम। अनुमस्तिष्क सेरिबेलम कार्य क्या करता है? शरीर के संतुलन में सहायक होता है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ आपका? अनुमस्तिष्क, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रूनर्स ग्रंथि पाचन संस्थान के किस भाग में स्थित होती हैं? तो कहां पर होती हैं? ब्रूनर्स जो ग्रंथि होती है कहाँ पर होती हैं? तो ये ग्रहणी यानी ड्यूडिनल में होती हैं, ठीक है। कहाँ पर होती हैं? ड्यूडिनल ग्लैंड में ये होती हैं। और इनका कार्य क्या होता है? ये म्यूसिन एल्कलाइन फ्लूइड का सिक्रेशन करती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है ब्रूनस ग्रंथि का ड्यूडिनल ग्लैंड में म्यूसिन एल्कलाइन फ्लूइड का सिक्रेशन करती हैं जो कि म्यूकोसा ग्रहणी में प्रवेश करने वाले एसिड से बचाता है। बस आपको इतना याद रखना है, ब्रूनस ग्रंथि किससे संबंधित है? ड्यूडिनम से संबंधित है। नेक्स्ट है, कोशिका का शक्ति निवास है, कौन सा है कोशिका का शक्ति निवास? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम, केंद्रक या एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर ऑफ हाउस भी कहा जाता है। पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। खोज कब हुई थी? तो कॉलिकर द्वारा इसकी खोज की गई थी माइटोकॉन्ड्रिया की 1880 में। यदि नाम की बात की जाए, नाम किसने दिया था? बेंडा ने इसका नाम दिया था। कब दिया था? 1897 में। 1897 में बेंडा ने इसका नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। खोज कब हुई? कैलिकर द्वारा 1880 में इसकी खोज हुई। इसे क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है, शक्ति निवास इसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है, नर में FSH कोशिकाओं को उद्दीपित करता है। FSH कोशिकाओं को उद्दीपित कौन करता है? ऑप्शन है लेडिंग कोशिकाएं,
इंटरस्टिशियल कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं, शुक्राणु जनक कोशिकाएं। तो कौन करता है? ऑप्शन डी आपका सही होगा, शुक्राणु जनक कोशिकाएं। ये टॉपिक मैंने अभी आपको कराया नहीं है, मैं करा दूंगी। एक दो टॉपिक आपके फिजियोलॉजी में अभी बच जाते हैं, उनको जल्दी मैं आपको करा दूंगी। एफएसएच की यदि बात करें, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? फॉलिसिल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, FSH। नेक्स्ट है, वह आधारभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय होता है, यानी गैस एक्सचेंज का इसमें पूछा गया है। ऑप्शन है परासरण, विसरण, फैगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस। तो क्या होता है? देखिए, गैसों का जो विनिमय होता है गैस विसरण द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है? गैस विसरण द्वारा। और ये दो चरणों में होता है। एक होता है बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन द्वारा होता है। दो चरणों में होता है। गैसों का विनिमय गैस विसरण द्वारा होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है, कॉर्पस ल्यूटियम स्रावित करती हैं। कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है क्या स्रावित करती हैं, ये आपको बताना है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका पूछा गया था। यदि इसमें जो आपका ऑप्शन था वो कौन सा सही था? ऑप्शन बी सही था। लेकिन इसमें एक चीज और है कि जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो होता है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है उनके द्वारा स्रावित होता है, जिसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन जिसे कहा जाता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन ये कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होता है। वहीं यदि एस्ट्रोजन की बात की जाए, जो एस्ट्रोजन होता है, देखिए स्पेलिंग को हमेशा याद रखिएगा। एक होता है एंड्रोजन, ए जिसमें आएगा, एक होता है इस्ट्रोजन, ई जिसमें आएगा, वो मादा हार्मोन्स है। और नर हार्मोन्स कौन सा होता है? एंड्रोजन। तो इन दोनों में आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ग्रेफियन पुट्टक के द्वारा, ठीक है। ग्रेफियन पुट्टक के थीका इंटरना द्वारा होता है। इसको मैं डीपली आपको पढ़ा दूंगी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपका जो था बी सही था। थायरोक्सिन आपको पता है थायराइड द्वारा, ऑप्शन बी इसमें आपका सही है। नेक्स्ट है, उदर स्त्राव अम्ल का बना होता है। उदर स्त्राव जो है ये किस अम्ल का बना होता है? ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो HCl के बारे में हम सुनते हैं, जो क्या कहलाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और ये कहाँ से सीक्रेट होता है? तो गैस्ट्रिक जूस में, यानी स्टमक आमाशय से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। वहाँ पर आपके कई चीज़ें हैं, जैसे कि अम्लीय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। ये क्या करता है? भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाएगा, एसिडिक बनाएगा, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करेगा, भोजन को सड़ने से बचाएगा, HCl। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का कौन सा इनमें से अंग नहीं है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, नहीं है पूछा है। ऑप्शन है फेफड़ा, त्वचा, मस्तिष्क या मलाशय। तो देखिए, फेफड़ा भी कुछ ना कुछ उत्सर्जित करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। त्वचा पसीना उत्सर्जित करेगी। मस्तिष्क आपका कुछ भी ऐसा उत्सर्जित नहीं करता। मलाशय भी आपका कुछ ना कुछ उत्सर्जित करेगा। तो इसमें जो राइट आंसर था वो कौन सा है? मस्तिष्क। नहीं पूछा है इसमें, ठीक है। तो ये आपके 20 MCQ थे। किसी में भी कहीं भी आपको कोई भी डाउट लगता है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। प्लीज़ चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें। और जो आपके फिजियोलॉजी में 2-4 टॉपिक बचे हैं उनको भी मैं आपको जल्द ही करा दूंगी, जैसे कि आपका सेंसरी सिस्टम हो गया, और 1-2 टॉपिक और हैं आपके, हार्मोन्स वाला हो गया, ग्लैंड्स वाले हो गए, तो इनको भी मैं जल्दी आपको करा दूंगी, ठीक है। थैंक यू।